नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कैसे हो आप? आज हम बात करने वाले हैं दहेज का जो झूठा मुकदमा है, उसमें हम कैसे बच सकते हैं। इस टॉपिक पे अपन बात करेंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर समझ में आ सके। पहले बात करते हैं सर अपन की धाराओं की कि कौन सी धारा कब काम करती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि दहेज के मुकदमे में 498 ए धारा लगती है, ठीक है। उसके बाद में एक धारा साथ में और भी देखी होगी 406। 406 क्या होती है? 406 जब लड़की दहेज का मुकदमा दर्ज कराती है तो उसमें वो लिखती है कि मेरे दहेज का जो मेरे पिताजी ने मुझे दिया था वो सामान मेरे पति के कब्जे में, सास ससुर के कब्जे में, इनके कब्जे में मेरा ये सामान है या मेरे गहने पड़े, उस स्थिति में 406 धारा लगती है। इसके अलावा 323 धारा भी आपने लगी हुई देखी होगी। वो किस स्थिति में लगी होगी? 323 का मतलब होता है मेरे साथ मारपीट की गई, मुझे घर से बाहर निकाल के दिया गया मारपीट करके। तो उस स्थिति में 323 धारा लगती है। कई लोग इसको गलत तरीके से भी बताते हैं। अब 323 धारा में ये ज़रूरी नहीं कि उसके चोटें आई हुई हो। 323 धारा लग सकती है। वो इस स्थिति में कई बार बताते हैं कि मेडिकल, कई लोग वीडियो में बताते हैं कि मेडिकल उसका नहीं करवाया है या है। तो इसमें ये है चीज़, प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ आपको। 323 धारा ये कहती है जब मान लो वो 6 महीने बाद मुकदमा करा रही है और उसके साथ मारपीट अगर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले हुई है, तो उसकी चोटें तो रहेगी नहीं। तो उस स्थिति में भी 323 अगर वो लिखती है अपनी एफआईआर में, तो उस स्थिति में 323 धारा है वो लग जाती है। तो उस समय जब उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो आईओ होता है, वो जाँच का अधिकारी होता है। वो जब जाँच करता है तो वो उस स्थिति में उसके मेडिकल के लिए पूछता है, तो वो मना, अगर चाहे तो मना कर सकती है क्योंकि चोटें आएगी नहीं, जो 6 महीने पहले लगी हुई है। तो उस स्थिति में वो लिख के दे भी सकती है कि मैं अपने शरीर पे आई चोटों को मेडिकल मुआयना नहीं करवाना चाहती। तो ऐसा कोई ज़्यादा इसमें सोचने समझने वाली चीज़ें नहीं है। अब हम इसमें बात करते हैं आगे की कि इसमें अपन बच कैसे सकते हैं। पहली स्थिति में तो वो है कि जैसे कई मुकदमे सच्चे भी होते हैं और इस मुकदमे का दुरुपयोग ज़्यादा किया जा रहा है। तो इस स्थिति में अपन कैसे बच सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला उपाय है कि आपका केस जिस थाने में, जिस आईओ के पास, अधिकारी, पुलिस अधिकारी के पास होता है, अगर आपका केस सही है, आप निर्दोष हैं, तो आप वहीं से उस केस का निपटारा करने की सोचें। उनको ऐसे एविडेंस उपलब्ध करवाएँ जिससे लगता हो कि आप निर्दोष हैं। जैसे कि मैं एक प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ कि एक लड़की है, वो अपने हस्बैंड पे, अपने सास-ससुर पे, इन पे मुकदमा करा देती है दहेज का। असल में बात कुछ और होती है, उस लड़की के किसी अन्य लड़के के साथ संबंध होते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं, वो जो लड़की का हस्बैंड है, उसके ससुर है, वो लोग वो ऐसी एक सीडी तैयार करके उस लड़के के साथ फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह वो ला कर के थाने में देते हैं। ऐसी स्थिति में उस मुकदमे में एफआईआर दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस सही काम नहीं करती है। अगर आप एविडेंस उपलब्ध कराओगे तो आपकी सुनेगी। अब मान लो बाई चांस आपका केस है वो चला गया कोर्ट में। पुलिस ने किसी एक को या 2 को, 3 को, अमूमन ज़्यादातर पुलिस हस्बैंड को ही इसमें दोषी मानती है। कई लोग होते हैं जो 2-3 लोगों को भी इसमें दोषी मान लेते हैं। आपका केस है वो कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट से अपन कौन से एविडेंस ऐसे पेश करें जिस स्थिति में अपने बचाव हो सकता है। तो उस स्थिति में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पहला उपाय ये करें कि जैसे कि आप नई-नई शादी होती है, आप उनको गिफ्ट वगैरह भी देते हो, ज्वेलरी वगैरह भी देते हो, मोबाइल है और कई सारी चीज़ें हैं, उसको गिफ्ट करते हो। तो ऐसी स्थिति में उनके बिल ज़रूर रखें आप अपने पास। बिल रखोगे तो आप ये कह सकते हो, आपका जो लॉयर है वो ये प्रूव कर सकता है कि जब सर हम खुद इसको, लड़की को ये गिफ्ट दे रहे हैं तो हमें गिफ्ट लेने की आवश्यकता कहाँ पे। दूसरी चीज़ होती है कि जैसे आपका व्यवहार है, व्यवहार जैसे कि मान लो अमूमन, मान लो घर में 2 शादियाँ हो रखी है लड़कों की,
तो एक दूसरी लड़की भी आती जाती है वहाँ पे, बहू होती है, तो उस बहू के बयान करवाए जा सकते हैं कि जब इसके साथ नहीं हो रहा तो इस के साथ दहेज की प्रताड़ना कैसे की जा सकती है, जबकि दूसरी बहू है वो सही से रह रही। उसका बयान हो सकता है, आस पड़ोस के हो सकते हैं और रिश्तेदारों के हो सकते हैं, जैसे कि वो दूसरी वाली बहू है उसके माता पिता के बयान करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप ऐसी एविडेंस रख सकते हैं, जैसे कि मान लो उसको धमकी दी जाती है कि आप ऐसे करो। कई होती है लड़कियां जो सास ससुर से अपने पति पे दबाव बनाती है कि भाई मैं अलग रहूंगी या मुझे साथ रखो। उस स्थिति में भी वो दहेज का मुकदमा है वो लास्ट में करवा देती है। अगर आप साथ नहीं रहते हो, अलग से नहीं रहते हो माता पिता से, या मुझे आप जॉब के साथ में वहाँ पे नहीं रखते हो तो मैं फिर नहीं आऊँगी, ऐसा कुछ करके वो मुकदमा, उस स्थिति में वो रिकॉर्डिंग वगैरह वो रखो, वो आप एविडेंस के तौर पे कोर्ट में पेश करो कि असल चीज़ है ये है। इसके अलावा आप जैसे कि जब भी मुकदमा करवाया जाता है तो आपने देखा होगा लॉयर भाई हैं वो क्या करते हैं कि उनके पास एक फॉर्मेट है जिसमें एफआईआर लिखी हुई है, तो वो उसमें ही कट कॉपी कर देते हैं, जिसमें सब सारे परिवार के नाम लिख देते हैं। ससुर का भी नाम लिख दिया, देवर का भी लिख दिया, जेठ का भी लिख दिया, उनकी बहुओं का लिख दिया, ननद का भी लिख दिया, सबका नाम लिख देते हैं हस्बैंड का। ऐसी स्थिति में कई बार ये होता है कि उनकी उपस्थिति कहीं और होती है, लेकिन अपन वो लड़की है वो दहेज के मुकदमे में उनको वहाँ पे उपस्थित दिखा देती है। ऐसी स्थिति में जैसे कोई जॉब कर रहा है तो उसकी प्रेजेंट लगी हुई है, वो चीज़ें अपन पेश कर सकते हैं कोर्ट में कि इस दिन में ये यहाँ पर था, फिर ये इनने झूठा नाम क्यों लिखाया। तो ऐसी स्थिति में कुछ ये एविडेंस वगैरह हैं जिनसे एक पुरुष है, अगर झूठा मुकदमा है, झूठा झूठा ही होता है जिसमें एविडेंस मिल ही जाता है, तो आप ऐसी स्थिति में ये एविडेंस कोर्ट में अपने लॉयर के माध्यम से पेश करें और उस स्थिति में आप आराम से आसानी से आप कोर्ट से इज्जत बरी हो सकते हैं। और मेरा कहना तो यही है कि अगर आप सही हैं तो पुलिस अधिकारी जो आपका जांच करता है वहीं पे आप सारे एविडेंस पेश कर दें, ताकि आपका केस का निपटारा वहीं हो जाए, आपको कोर्ट के चक्कर ना काटने पड़े। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। इसके साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और भी आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।